दोस्तों आज हम बल की विवेचना करेंगे, फोर्स कॉन्सेप्ट। अब देखिए हम बल की विवेचना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि फोर्स कितने तरीके का है। तो यांत्रिक बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है, पता नहीं कितने बल लग रहे होते होंगे। ये बल का चक्कर क्या है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक समझ लें। तो देखिए न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, यानी कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु यदि रुकी हुई है तो उसको रुके ही रहना चाहिए, और यदि कोई वस्तु चल रही है तो जिन परिस्थितियों में वो चल रही है उसको उसी परिस्थितियों में चलते रहना चाहिए। यानी कि जिस चाल से चल रही है उसमें वही चाल से चलती रहेगी और उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उसकी स्थिति का परिवर्तन ना कर दे। अब स्थिति का परिवर्तन करने से मतलब ये है कि जैसे अब रुकी हुई वस्तु है, अब उस पर पर्याप्त मात्रा में यदि बल लगा दिया जाए तो किसी दिशा में चलने लगेगी। चलती हुई कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु नियत चाल से चल रही है, अब उस पर आप विरोधाभासी यानी कि अपोजिट फोर्स लगाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और आप उसको स्टॉप कर रहे हैं, तो आप विपरीत दिशा से बल लगाते हैं, तो आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चल रही थी किसी चाल से और आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु चल रही है, अब वो किसी दिशा में किसी नियत चाल से जा रही है, अब आपने उसको क्या किया, साइड से थोड़ा पुश मारा, धक्का मारा, यानी कि बल लगाया, तो उसकी चाल में भी कुछ परिवर्तन आ जाएगा और उसकी कुछ दिशा भी बदल जाएगी। तो यानी कि कोई वस्तु यदि रुकी हुई है तो बाहरी बल यानी कि बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स यदि नहीं लग रहा है तो वो रुकी ही रहेगी। और इसी तरीके से अगर कोई वस्तु जिन भी परिस्थितियों में चल रही है, यानी कि उसकी जो भी चाल है, जो भी उसका वेग है, जो भी उसमें पहले से, अब वो पीछे से कहाँ से आया हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम तो जब वस्तु को देख रहे हैं तब हम उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए पीछे से किसी ने कुछ किया होगा, अब कोई वस्तु जो है वो अभी हम देख रहे हैं तो वो 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण भी है पहले से ही मौजूद। अब होगा क्या, तो वो अभी 3 से है, 3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। अब क्या होगा, 1 सेकंड बाद 5 की चाल हो जाएगी, 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद 7 मीटर पर सेकंड की चाल हो जाएगी। तो इसी तरीके से चाल बढ़ती रहनी चाहिए। अब अगर उस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा है तो क्या हो जाएगा, वो वस्तु जिन परिस्थितियों में थी, मतलब 3 से चल रही थी जब हमने देखा, और +2 होता जाएगा हर सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद फिर +2, फिर 1 सेकंड के बाद फिर +2। इस तरीके से उसकी चाल बढ़ती रहेगी और जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में जा रही है। लेकिन अब आप सोचिए, जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा हो, अब वो जिस भी परिस्थिति में दौड़ रहा था, अब एक शरारती दोस्त खड़ा हो गया, जैसे उसके सामने से निकला उसने उसको पुश कर दिया, यानी कि एक बल ही तो लगाया। तो क्या होगा, जिन परिस्थितियों में भी वो चल रहा था उसमें परिवर्तन आ जाएगा और दिशा तो बदल जाएगी, डायरेक्शन तो बदल ही जाएगी। वो सीधी रेखा में चल रहा है तो थोड़ा दाएं बाएं निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा न्यूटन का फर्स्ट नियम। अब देखिए न्यूटन के फर्स्ट नियम का अदर लाइफ जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं कि कोई बस रुकी हुई है, तो बस अपने पहियों पर है, जो भी उसका फ्रेम है वो कसा हुआ है, सीट भी उसके फ्रेम पे कसी हुई है, उस पर आप बैठ गए। अब बस वाले ने क्या किया, गियर डाला, क्लच छोड़ी, गाड़ी चलने लगी। लेकिन आप बस के साथ पहले क्या थे, रुके हुए थे। बस भी रुकी थी, आप उसके ऊपर बैठे थे, आप भी रुके थे। बस को तो ये पता लग गया, अब इसको ऐसे समझिए कि हमें चलना है, लेकिन आपका शरीर जो है वो रुका हुआ था। तो क्या होता है, वो रुके ही रहना चाहेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग पीछे की तरफ धक्का महसूस करते हैं। जब कोई गाड़ी आगे बढ़ती है अचानक तो हमको पीछे की तरफ झटका लगता है।
क्यों? क्योंकि हमारा शरीर अभी भी वहीं पीछे की साइड, जहाँ पे वो पहले था, वहीं रहना चाहता है। इसी तरीके से अगर कोई गाड़ी या कोई बस चल रही है, अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो हम लोग आगे की तरफ धक्का खाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चाल से, जिन परिस्थितियों में हम चल रहे थे, हमारे शरीर को आदत थी कि हम वैसे ही चलें। तो उसको तो नहीं पता, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाया तो क्या होगा? आप उसी स्पीड से आगे जाना चाहेंगे, गाड़ी तो रुक गई, लेकिन आप उसी स्पीड से चलना चाहते थे। यानी कि ये प्रकृति है, कुदरत है। तो क्या होगा? आपको आगे की तरफ झटका लगेगा। तो ये हो गया आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका एक और एग्जांपल हो गया, जब हम कपड़े झटकते हैं या जो पायदान है उनको साफ़ करते हैं तो क्या करते हैं? पहले उसको ज़ोर से पीछे की तरफ ले जाएंगे, यानी कि जो भी उसमें धूल मिट्टी थी उसको जब तक ये समझ में आया कि हमको पीछे की तरफ जाना है, जैसे तैसे उसने पीछे की तरफ अपना मोशन, उस कपड़े में फंसे हुए थे क्योंकि डस्ट के जो पार्टिकल्स थे, जो कण थे धूल मिट्टी के, वो पीछे जा रहे थे, बहुत खुश थे कि हम उसी के पायदान के साथ ही चलेंगे। लेकिन आपने अचानक से ऊपर ले जाके फिर झटका दिया, फिर आप वापस नीचे की तरफ ले आए पायदान। वो डस्ट के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे, इसीलिए धूल निकल जाती है जब किसी चीज़ को झटकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तो अभी जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था आरोपित बल या बाह्य बल, मतलब जो हमको बाहरी सा दिखे कि भाई ये तो बाहर से लगाया गया है। ठीक है, तो जब बाहरी बल लग रहा था तो क्या हो रहा था? हमने कहा था रुकी हुई चीज़ चलने लगेगी, या चलती हुई चीज़ की दिशा बदलेगी, या उससे जुड़ी हुई जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं उसमें परिवर्तन आएगा, दिशा में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो ये जो बाहरी बल है, सेकेंड लॉ में इस बाहरी बल या आरोपित बल की बात हो रही है। तो न्यूटन का सेकेंड नियम ये कह रहा है कि किसी वजनदार वस्तु पर जब बाहरी बल लगेगा तो इससे क्या होगा? उसका संवेग बदल जाएगा। अच्छा, संवेग होता क्या है आपका? वजन या द्रव्यमान जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिकली, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से द्रव्यमान ज़्यादा उचित शब्द है। तो संवेग क्या होता है? P बराबर द्रव्यमान यानी कि वजन गुणा वेग, यानी कि 5 किलोग्राम अगर किसी चीज़ का द्रव्यमान है और उसकी स्पीड मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, तो क्या हो जाएगा? 5 × 10 यानी 5 धाम 50 किलोग्राम वजन के साथ में था और मीटर पर सेकंड वेग के साथ में था। तो 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? उसका संवेग हो जाएगा। यानी कि 5 धाम 50, तो 50 तो गिनती निकल आई। अब किलोग्राम द्रव्यमान में था तो केजी, वो भी गुणा में आ जाएगा और मीटर पर सेकंड भी आ जाएगा। तो वो यही कह रहा है न्यूटन का सेकंड नियम कि कोई भी आरोपित बल या बाहरी बल होगा तो उस वजनदार वस्तु पर जिस पे वो बल लग रहा होगा, ठीक है, उसका संवेग बदल जाएगा। अब संवेग कब बदलेगा? या तो वो 5 से 6 हो जाए, 7 हो जाए, या कम भी हो जाए, तब भी तो बदलाव ही कहेंगे कि हाँ साहब द्रव्यमान बदल गया। ठीक, या वेग बदल जाए। भाई संवेग यानी कि P बराबर दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो अगर हम उस 50 की वैल्यू को बदलना है तो या तो हम वेग की वैल्यू 10, 9, 8, 7 मीटर पर सेकंड कर दें, या फिर वेग की वैल्यू तो 10 ही रखो, हम उसे नहीं बदलना चाह रहे हैं, लेकिन वजन बदल देते हैं, द्रव्यमान बदल देते हैं। जो पहले 5 kg था उसको कम ज़्यादा करेंगे तो परिवर्तन आ जाएगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, अब सबसे साधारण केस हम ये ले रहे हैं कि द्रव्यमान तो हम छेड़ नहीं रहे, यानी कि जो वस्तु चल रही थी उसके द्रव्यमान से अगर 5 किलो थी तो 5 ही मान के चल रहे हैं हम उसे। उस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप फोर्स लगाएंगे, संवेग बदलना चाहिए। अब संवेग द्रव्यमान और वेग दो चीज़ों पर निर्भर करता है, तो क्या हो जाएगा? आपका संवेग बदलने के लिए फिर वेग में परिवर्तन दिखने लगेगा हमें। ठीक है, अब संवेग बदल रहा है तो संवेग को बदलने में कुछ टाइम भी लगेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता 0 सेकंड में बदल जाए, कुछ टाइम लगेगा ना। अब जैसे बाइक में भी अगर आप एक्सीलेटर देते हैं तो आप भी बैठे हैं, बाइक का भी वजन है, तो दोनों का मिला के द्रव्यमान हो गया।
अब वो 20 या 30 की स्पीड पे चल रही थी। अब आपने क्या किया, इंजन से फोर्स लगवाया, आपने बाइक के कान खींच दिए, एक्सीलेटर खींच दिया, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। अब स्पीड बढ़ रही है तो वजन तो हमने कहा था, देखिए हम मान के चल रहे हैं कि वजन को हम ये मान रहे हैं कि वो उतना ही है, ना हमने कुछ कम किया, ना बढ़ाया, ना कोई सवारी बैठारी ना उतारी, तो ना बैठाया हमने ना उतारा किसी को, ठीक है, हम ही बाइक पे बैठे थे, हमने कान हेठ दिए। तो संवेग जब बदलेगा, क्योंकि इंजन फोर्स लगा रहा है, संवेग जब बदलेगा तो क्या होगा, हमें स्पीड बदलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब ये जो संवेग बदल रहा है बाहरी बल लगने से, या जो आरोपित बल लग रहा है उसकी वजह से ये जो संवेग बदल रहा है, अब इसको बदलने में कितना टाइम लगा, तो संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, बाह्य बल या आरोपित बल बोलते हैं, ठीक। तो लास्ट में फार्मूला क्या बनेगा न्यूटन के सेकंड नियम के लिए, जो कि आरोपित बल या बाह्य बल की बात कर रहा था, कि फोर्स, जो कि हम आरोपित या बाह्य बल की बात कर रहे हैं, वो होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब, पी क्या था, संवेग, डेल्टा का मतलब अंतर, यानी कि संवेग में जो अंतर आया, पहले 50 था, अब मान लीजिए 55 कर दिया, 60 कर दिया, या कम भी कर दिया, तो 45 कर दिया हमने उसे, जो भी किया 40 किया, तो फोर्स बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1। यानी कि मान लेते हैं कि पहले संवेग P1 था, P1 की वैल्यू क्या थी 50, और P2 यानी कि कुछ क्रियाकलाप करने के बाद, कुछ बल लगाने के बाद जो परिवर्तन आया, उसके बाद कितना हो गया था, 50 से मान लेते हैं 60 हो गया था। तो वही कह रहा है कि फोर्स जो ये है, ये कैसे निकालेंगे, आरोपित बल बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1, यानी कि 60 माइनस 50, तो क्या निकलेगा, अंतर निकलेगा कि संवेग में अंतर कितना आया, 10 का आया, बटे T2 माइनस T1, यानी कि संवेग तो बदला लेकिन टाइम कितना लगा, ठीक है। तो नीचे हमने डिवाइड कर दिया वो जो टाइम लगा, मान लीजिए 10 सेकंड में ऐसा हुआ, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के जो हमारा फोर्स वेक्टर, यानी कि बल जो है वो क्या है, एक सदिश राशि है, वो हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी कि P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखिए ये हमने दिया भी हुआ है ऊपर कि P1 हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि P है क्या, देखो 1 और 2 तो उसको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन P हम क्या मान रहे थे, संवेग, और P भी क्या होना चाहिए, वेक्टर, क्योंकि संवेग भी क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए हमने एरो बना दिया, ठीक। 11th वाले अच्छे से समझ सकते हैं और उन्हें आना चाहिए। अगर कोई 9-10th का बच्चा है या जनरल पढ़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि कुछ नहीं, एरो ये बता रहा है कि इसके साथ दिशा का भी महत्व बढ़ जाता है। तो जब समय अंतराल बहुत छोटा होगा, मान लीजिए आप ज़्यादा टाइम की बात ही नहीं कर रहे हैं, 0.5 सेकेंड या सेकंड का 10वां हिस्सा या सेकंड का 100वां हिस्सा, तो जब आप बहुत कम टाइम देंगे, यानी कि डेल्टा टी जो अंतराल है, जो कि T2 माइनस T1 की डिफरेंस, यानी कि उस अंतर पे डिपेंड करता है। जब ये वैल्यू डेल्टा टी की जो अंतराल लिया है आपने, बहुत छोटा ले लिया, मौका ही नहीं दे रहे हैं, बहुत छोटे टाइम के बाद ही देख लिया कि कितना अंतर आएगा, तो P2 माइनस P1 की वैल्यू भी बहुत कम बदलेगी। तो तब देखिए लिखा है फोर्स वेक्टर, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, जबकि हम जो डेल्टा टी है वो टेंडिंग टू ज़ीरो, तीर लगा के हमने ज़ीरो लिखा है, मतलब जो समय अंतराल है, चेंज इन टाइम है, समय का परिवर्तन का जो समय दे रहे हैं हम, यानी कि T2 माइनस T1 की वैल्यू जो है, जिसे हम डेल्टा टी कह रहे हैं, वो लगभग शून्य की तरफ चली जाएगी, यानी कि 0.1, 0.001, 0.00001। तो उस कंडीशन में जो फोर्स का ऊपर फार्मूला था डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो वो लास्ट में बचेगा, नीचे वाली लाइन में लिखा है dP वेक्टर अपॉन dt, यानी कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी को हम बहुत छोटे अंतर, क्योंकि डेल्टा भी क्या है, अंतर, डेल्टा जो ट्रायंगल बना रखा है हमने त्रिभुज P और T के आगे, वो क्या बता रहा है, अंतराल,
या अंतर को बता रहा है, समय का अंतर और संवेग में कितना अंतर आया। तो इसी डेल्टा को ये जो डेल्टा वाले चिन्ह हैं, जबकि टाइम बहुत कम हो जाए तो उसको हम कह देंगे dp, यानी कि छोटा अंतर। ये बड़ा अंतर दिखाता है डेल्टा जो त्रिभुज है, और ये भी अंतर ही बता रहा है, लेकिन जब अंतर बहुत छोटा होता है तो त्रिभुज ना लिखकर हम उसको dp लिख देते हैं। dp ऐसे ही dt बराबर m। क्यों हमने ये m बाहर निकाल लिया? क्योंकि आप ऊपर वाले फार्मूले से देखिए, डेल्टा p की वैल्यू क्या आई थी? डेल्टा p था क्या? p2 माइनस p1। अब p2 माइनस p1 क्या हो जाएगा? तो p1 की वैल्यू है mv1, क्योंकि द्रव्यमान तो उतना ही है जो भी उसकी पहले चाल थी। तो पहले संवेग में हम क्या ले रहे हैं? उसकी चाल मान के चल रहे हैं कि जो भी थी 50 थी, ठीक, जो भी थी, सॉरी 10 थी, 10 मीटर पर सेकंड लिया था ना हमने। अब जब संवेग बदला, यानी कि अब हम संवेग तो p है, अब उसको कैसे बताएं कि वो दूसरा वाला है? तो इसलिए हमने उसको नीचे लिख दिया 2, p2। तो द्रव्यमान तो बदल नहीं रहा है, यानी कि जो भी उसका वजन था 5 किलोग्राम लिया था ना, तो 5 का 5 ही है। तो इसलिए जो m का m ही है, इसलिए उसको भी m लिखा है और इसको भी m लिखा है, लेकिन वेग में अंतर आ गया, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको सूचित कर दिया v2 से, यानी कि उसकी चाल या वेग बदल गया। तो p2 माइनस p1 यानी डेल्टा t की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो p2 की वैल्यू रख दी mv2 माइनस mv1। तो p2 माइनस p1 यानी कि डेल्टा p, ये क्या हो गया? डेल्टा p, संवेग में अंतर, m कॉमन हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो वो यही कह रहा है कि फोर्स dp अपॉन dt, यानी कि m बाहर आ जाएगा, जैसे m इसमें बाहर आ गया था। अब ये क्या था? कुल मिला के लास्ट में वेग में अंतर। हमने बताया था कि वजन तो बदलेगा नहीं, वेग बदल जाएगा, यानी कि 5 का 5 रहेगा। अब पहले यदि v1 की वैल्यू 10 थी, तो अब हो सकता है बढ़ के 20 हो गई हो या घट भी गई हो, तो लेकिन अंतर तो आ जाएगा, यानी कि m बाहर आ गया। तो ऐसे ही इसमें भी क्या होगा? वजन तो हम बढ़ा नहीं रहे, तो उस अंतर को दिखाने के लिए हम क्या बोल देंगे? डेल्टा v की जगह dv अपॉन dt। और ये सूत्र किसका होता है? dv अपॉन dt है। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t किसका होता है? त्वरण का। इसलिए m ऐसे ही लिख दिया और इसकी जगह m a लिख दिया। समझ में आया? तो लास्ट में हो गया हमारा फोर्स इज इक्वल टू उस वस्तु का द्रव्यमान गुणा उसका त्वरण। अब देखिए न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड नियम कह रहा है हमारा एक्शन रिएक्शन का नियम, यानी कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल। इसका लाइव एग्जांपल हम कह सकते हैं, जो लोग गांव से हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जैसे कि कोई फायरिंग यदि करता है, तो यदि कोई राइफल से फायर करता है या किसी असलहा से फायर करता है, बड़ी तेज बारूद जलने के बाद गोली निकल के भगती है, तो गोली को एक अच्छा खासा कारतूस बैरल में आराम कर रहा था। अब उसको एक संग बड़ी तेज चाल भी मिली और उसको त्वरण भी मिला, बड़ी तेज निकल के जाता है, तो एक बल बाहर की तरफ लग रहा है। तो ये तो हो गई क्रिया बारूद जलने के बाद। तो ये तो क्रिया बल हो गया, जो कारतूस का जो अगला वाला हिस्सा है वो निकल के भाग रहा है, यानी कि उस पर लगा बल। प्रतिक्रिया बल क्या लगता है? कि राइफल जो चला रहा होता है उसको पीछे की तरफ झटका लगता है। इसीलिए एक अगर आगे की तरफ क्रिया बल लगेगा तो उसके विपरीत पीछे की साइड में धक्का लगता है, इसको प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। और ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो हैं वो बराबर होते हैं। सामान्यतः क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर होते हैं, यानी कि एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स।